बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर फंक्शंस ऑफ किडनी के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर किडनी जो है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। तो भाई किडनी जो है वो चार किस्मों के फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करती है। जो फर्स्ट पे है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड जो है वो रीअब्जॉर्प्शन, और जो थर्ड है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन, और जो नंबर फोर है वो है काउंटर करंट एक्सचेंज। अच्छा, इन चार फंक्शंस को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसान। अच्छा, हम देख लेते हैं जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये क्या है और किन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करती है। अच्छा देखिए, फिल्ट्रेशन तो आप समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि सिर्फ वो चीज़ें यहाँ से पास होंगी, कहाँ से, ग्लोमेरुलस से और बोमांस कैप्सूल से, जिनकी साइज बहुत बहुत ज़्यादा क्या होगी, छोटी होगी। तो ये कहता है कि फिल्ट्रेशन के लिए तीन फैक्टर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले कैपिलरी वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस। अब हमने आप लोगों को बताया हुआ है ये जो ग्लोमेरुलस है ये नेटवर्क है कैपिलरीज का, तो इसकी जो वॉल है ना ये रिस्पॉन्सिबल होती है फिल्ट्रेशन के लिए। सेकंड नंबर पे द वॉल ऑफ बोमांस कैप्सूल। अब ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोमांस कैप्सूल कहा था, इसकी जो वॉल है ना ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है फिल्ट्रेशन के लिए। और जो थर्ड हमारे पास फैक्टर है वो है चार्जेस। अब आपको पता है ये जो बोमांस कैप्सूल और ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है, जिनको हम मिला के मल्फिजियन बॉडी कहते हैं, इनकी जो वॉल है ना इसके पास पॉजिटिव चार्जेस होती है। तो अब आपको पता है कि अगर इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये किन पार्टिकल्स को खींचेगी, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल को खींचेगी या तो उस पार्टिकल को खींचेगी जो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जिस तरह से हमारी आर्मी आजकल क्या चल रही है, न्यूट्रल चल रही है। तो खैर, ये कहते हैं ये जो ग्लोमेरुलस है और जो बोमांस कैप्सूल है ये दोनों किसकी तरह काम करते हैं, ये सीप की तरह काम करते हैं, छानी की तरह काम करते हैं। देखें, यहाँ से हर चीज़ गुजर जाती है लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ से नहीं गुजर पाती। जिस तरह से जो प्लाज्मा प्रोटीन है या जो हमारे पास ब्लड के सेल्स हैं, स्पेशली जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो यहाँ से नहीं गुजर पाते। क्यों? क्योंकि इनका अगर हम डायामीटर देखें ना प्लाज्मा प्रोटीन का या रेड ब्लड सेल्स का, तो इनका डायामीटर तकरीबन भी 7 से 8 माइक्रोमीटर का होता है। और जबकि हम इनकी वाल की बात करें तो वो इनसे बहुत ज़्यादा कम होती है, 3 से 4 होती है। तो इसलिए ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है और जो ब्लड के सेल्स है ना ये यहाँ से पास आउट कभी भी नहीं होते। तो इसलिए कभी भी आपको यूरिन के अंदर ब्लड नज़र नहीं आएगा। अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो इट मीन्स देयर इज इन्फेक्शन इन द ग्लोमेरुलस, देयर इज इन्फेक्शन इन द बोमांस कैप्सूल। नॉर्मली यूरिन के साथ कभी भी ब्लड जो है वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे जो आरबीसी हैं वो इस सीव लाइक स्ट्रक्चर को, इस ग्लोमेरुलस को, इस बोमांस कैप्सूल को पास नहीं कर पाते, क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो कम है और जो आरबीसी और जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनका जो डायामीटर है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स जो है वो पास नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ देयर डायामीटर विच इज ग्रेटर देन द डायामीटर ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमांस कैप्सूल। एक तो रीजन हो गया ये। अच्छा, दूसरा रीजन ये द वॉल ऑफ द मल्फिजियन। मल्फिजियन से मुराद है बोमांस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के मल्फिजियन बॉडी कहा जाता है। मैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर बता चुका हूँ, इसलिए कह रहा था पहले आप वो पढ़ें फिर ये समझें तो आपको आसानी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और न्यूट्रल जो पार्टिकल्स होंगे उनको अलो करेगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। बहुत आसान सा है, हम इसको समझ लेते हैं। इसमें ये होता है, ये जो हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है जिसे हम ग्लोमेरुलस का नाम दे रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके पीसीटी और डीसीटी के अंदर नहीं आ पाते। तो हम क्या करते हैं, वो सब्सटेंसेस जो यहाँ से ग्लोमेरुलस से, बोमांस कैप्सूल से फिल्टर होके पीसीटी या डीसीटी में नहीं पहुंच सके, तो हम उनको ब्लड से डायरेक्टली निकाल के इन ट्यूब्यूल्स के अंदर यानी पीसीटी एंड डीसीटी के अंदर क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम भी क्या रखा गया है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, क्योंकि वो जो सिक्रेशन हो रही है वो इन ट्यूब्यूल से हो रही है और डायरेक्टली ब्लड से हो रही है। अच्छा, वो कौन से सब्सटेंसेस हैं? उनमें हमारे पास कुछ पाइजीनस सब्सटेंसेस आ जाते हैं और कुछ हमारे पास नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जिस तरह से यूरिया है या फिर यूरिक एसिड है, अमोनिया है या फिर हमारे पास क्रिएटिनिन है।
हम इनको डायरेक्टली ब्लड से सीक्रेट करते हैं किसके अंदर, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। रीजन मैंने आपको बता दिया है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब ये जो ब्लड से इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो मूवमेंट हो रही है ना, इस मूवमेंट के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और आपको पता है कि जिस प्रोसेस के अंदर, जिस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या कहा जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्यूबुलर सिक्रेशन वाला काम हो रहा है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रहा है, आपने याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा देखें, हमने ब्लड की पीएच को भी मेंटेन रखना है और यूरिन की पीएच को भी क्या करना है, मेंटेन रखना है। आपको पता है कि ब्लड की पीएच जो है मोस्टली हमारे पास न्यूट्रल होती है और जो यूरिन की पीएच है वो हमारे पास एसिडिक होती है, वो 5 होती है। आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। तो इन दोनों की पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड से कुछ हाइड्रोजन आयन, कुछ पोटाशियम आयन और कुछ अमोनियम आयन्स ये निकाल के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर सीक्रेट करते हैं ताकि ब्लड की पीएच भी मेंटेन रहे और यूरिन की पीएच भी क्या रहे, मेंटेन रहे। अब इनका रोल आप केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, आपके पास एक टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर पीएच का, तो उसमें आपको समझाया जाता है कि हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन और अमोनियम आयन का क्या रोल होता है पीएच के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रीअब्जॉर्प्शन। और रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है ये हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से जाके आप इसको एक बार फिर से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास किडनी का जो लास्ट फंक्शन है वो है काउंटर करंट एक्सचेंज। देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है ये। आपने याद रखना है ये जो काउंटर करंट एक्सचेंज है ये कंप्लीट प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है। जब हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आप लोगों से कहा था ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब होता है और दूसरा हमारे पास असेंडिंग लिम्ब होता है। हमने पढ़ा था कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल होता है, साल्ट के लिए इम्परमिएबल होता है, यानी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल ही रीअब्जॉर्ब हो सकता है। और ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये साल्ट के लिए परमिएबल होता है और ये वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, यानी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ साल्ट के मॉलिक्यूल ही रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल नहीं हो सकते। अच्छा, उसके अलावा इन दोनों लिम्ब के अंदर आपको ये फिल्ट्रेट नजर आ रहा होगा। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर ये जो ब्राउन डॉट है ये शो करते हैं किसको, साल्ट को। ये जो ग्रीन डॉट है ये शो करते हैं यूरिया को और ये जो ब्लू डॉट है ये शो करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को। अच्छा, उसके अलावा इस लूप ऑफ हेनले के बाहर आपको एक ब्लड वेसल नजर आ रही होगी। इस ब्लड वेसल को कहा जाता है वाजा रेक्टा। इसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ 1% ब्लड जो है वो घूमता है और इसका क्या काम है ये थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये जो अंदर मैंने डार्क कलर का बनाया हुआ है ये ब्लड है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम प्रोसीजर समझ लेते हैं। जैसे फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकल के डिसेंडिंग लिम्ब में आता है, तो इस वक्त फिल्ट्रेट का जो एनवायरनमेंट होता है ना वो होता है आइसोटोनिक, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट हर चीज क्या होती है, बैलेंस होती है। अब जैसे डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर फिल्ट्रेट आता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को रीअब्सॉर्ब करके कहाँ ले जाते हैं, इस फ्लूइड के अंदर ले जाते हैं। इस जो डिसेंडिंग लिम्ब के बाहर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, जो लूप ऑफ हेनले के, इसको टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। तो आपने क्या किया, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकाल के टिश्यू फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज कर दिया। तो यहाँ से जब वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब से तो पीछे जो एनवायरनमेंट है ये क्या बन जाएगा, अंडरस्टूड बात है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट ही मौजूद है तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बन जाएगा हाइपरटोनिक। और इस तरह से जो टिश्यू फ्लूइड है उसका एनवायरनमेंट क्या बन जाएगा, उसका एनवायरनमेंट बन जाएगा हाइपोटोनिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी किस्म का साल्ट मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटर मौजूद है। तो देखें, जब फिल्ट्रेट आया था तो तब आइसोटोनिक था। आपने क्या किया, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर के मॉलिक्यूल को रीअब्सॉर्ब करके टिश्यू फ्लूइड में डाल दिया। तो नतीजे में जो डिसेंडिंग लिम्ब का एनवायरनमेंट था वो हाइपरटोनिक बन गया और जो यहाँ टिश्यू फ्लूइड का एनवायरनमेंट था ये क्या बन गया, हाइपोटोनिक बन गया। अब यही हाइपरटोनिक वाला जो फिल्ट्रेट है यहाँ से गुजरता हुआ कहाँ पहुंचेगा, असेंडिंग लिम्ब में पहुंचेगा। जैसे असेंडिंग लिम्ब में पहुंचेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से साल्ट के जो मॉलिक्यूल हैं इनको आप रीअब्सॉर्ब करके कहाँ पे लेके आएंगे, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। तो देखें, आपने यहाँ से सारे मॉलिक्यूल निकाल दिए साल्ट के और आप इनको कहाँ पे लेके आए हैं, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो पहले हाइपरटोनिक था इस साल्ट की वजह से, अब ये दोबारा से क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। लेकिन दोबारा से ये जो टिश्यू फ्लूइड का एनवायरनमेंट है, ये वाला जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है तो ये एनवायरनमेंट अब दोबारा से क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक बन जाएगा। सही है। अच्छा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जो साल्ट के पार्टिकल जो आपने निकाले हैं कहाँ से, इस असेंडिंग लिम्ब से, अब ये यहाँ से डिफ्यूज होके कहाँ चले जाएंगे, वाजा रेक्टा के अंदर। तो देखें, ये साल्ट के मॉलिक्यूल इस टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूज होके कहाँ चले आए, वाजा रेक्टा के अंदर।
अब जो ब्लड है ना ये आपका मोर कंसंट्रेटेड हो गया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो गई है। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, जब हमने ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जहां पे भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, आपने याद रखना है कि वहां पे कौन फ्लो करता है, वहां पे वाटर का मॉलिक्यूल फ्लो करता है। अब देखना ये है कि वाटर का मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में कैसे जा रहा है। तो भाई यहाँ समझें, ये जो हमारे पास ब्लड वेसल है जिसे हम वाजा रेक्टा कह रहे हैं, अब ये कंसंट्रेटेड हो चुकी है, इसके अंदर साल्ट आ चुका है। तो जब ये ब्लड यहाँ से गुजरेगा, कंसंट्रेटेड ब्लड यहाँ से होता हुआ, ये एरो आपको बता रहे हैं और ग्रीन जो है मैं हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ, ये ब्लड जब यहाँ से गुजरेगा, कहाँ से? इस डिसेंडिंग लिम्ब से गुजरेगा। जैसे ये फिल्ट्रेट ये ब्लड जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, कंसंट्रेटेड ब्लड यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे आपने क्या निकाला हुआ था टिश्यू फ्लूइड के अंदर? वाटर के मॉलिक्यूल। अब यहाँ का ब्लड का जो एनवायरनमेंट है ये कंसंट्रेटेड है, और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी किसी भी चीज के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वहां कौन खींचा चला जाएगा? वाटर। तो देखें यहाँ से ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है टिश्यू फ्लूइड से निकल के कहाँ चले जाएंगे? इस ब्लड वेसल के अंदर चले जाएंगे, इस वाजा रेक्टा के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने सोल्यूट को, साल्ट को यहाँ पे डिसोल्व किया था, यहाँ पे आप लाए थे ब्लड वेसल के अंदर, और ब्लड वेसल का जो एनवायरनमेंट था वो आपने कंसंट्रेटेड बना दिया था। और यही कंसंट्रेटेड ब्लड जब यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब से गुजरता है तो ये क्या करता है? टिश्यू फ्लूइड के अंदर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है और उनको ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भेज देता है। अच्छा, ये काम एक बार नहीं होता, ये काम बार बार होता है, तो इसलिए इसको काउंटर करंट मल्टीप्लेयर एक्सचेंज भी कहा जाता है। तो देखें किस तरह से जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में डाला जा रहा है। इस तरह से आपकी किताब लिखती है कि 90%, बल्कि कुछ किताब लिखते हैं 99% जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा कहाँ चला जाता है? ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे वाजा रेक्टा के आपने कितने काम देखे? दो काम। एक तो काम आपने ये देखा कि जो वाटर हमने डिसेंडिंग लिम्ब से निकाल के टिश्यू फ्लूइड में रखा था उसको ये रीअब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेशन में लेके गया। एक मेहरबानी इसने ये की वाजा रेक्टा ने। और दूसरी मेहरबानी ये करता है कि जाहिर सी बात है इसके अंदर ब्लड मौजूद है तो इसके अंदर नॉरिशमेंट और ऑक्सीजन वगैरह सारी चीजें मौजूद होंगी, तो लूप ऑफ फैलने को नॉरिशमेंट देने की जिम्मेदारी, या इस पूरे नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन के इस लूप ऑफ फैलने वाले पार्ट को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? वाजा रेक्टा की होती है। अच्छा देखें, पहले जब फ्लो आ रहा, जब फिल्ट्रेट आ रहा था तो इसका आप डायरेक्शन देखें, इसकी आप डायरेक्शन देखें तो वो डायरेक्शन क्या है? वो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन है। जबकि आप इस ब्लड की डायरेक्शन देखें तो ये इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। और इस डायरेक्शन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना वो काउंटर करंट होता है। और इस काउंटर करंट के नतीजे में चीजें यहाँ पे क्या हो रही हैं? एक्सचेंज हो रही हैं। तो इसलिए इस तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? काउंटर करंट एक्सचेंज कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब जो बुक के अंदर थ्योरी लिखी हुई है हम उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं और फिर देन आपकी जान छोड़ते हैं। भाई देखें, काउंटर करंट मल्टीप्लेयर इन द लूप ऑफ एनले। पहले क्या हुआ? जब आइसोटोनिक फिल्ट्रेट आ रहा था डिसेंडिंग लिम्ब से, आपने वाटर को कर दिया रीअब्जॉर्ब और वहां का एनवायरनमेंट बना दिया हाइपरटोनिक, टिश्यू फ्लूइड का एनवायरनमेंट बना दिया आपने हाइपोटोनिक। फिर आपने क्या किया? असेंडिंग लिम्ब से सोडियम और क्लोराइड आयंस को यानी साल्ट को निकाला और हाइपरटोनिसिटी को रिड्यूस करके उसका एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक कर दिया, और जो टिश्यू फ्लूइड का एनवायरनमेंट था वो हो गया हाइपरटोनिक। अब ये काम मैंने आपको बताया सिर्फ एक बार नहीं होता, बार बार होता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लेयर कहा जाता है। और ये काम कहाँ पे हो रहा है? लूप ऑफ फैनले के अंदर। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो एक्सचेंज होता है वो होता है काउंटर करंट एक्सचेंज इन वाजा रेक्टा। अब इसके अंदर क्या देखा था हमने? इसके अंदर हमने ये देखा था कि जो सोडियम एंड क्लोराइड के आयंस हमने असेंडिंग लिम्ब से निकाले थे वो वाजा रेक्टा के अंदर चले गए, और जो ब्लड का एनवायरनमेंट था वो कंसंट्रेटेड हो गया। अब ये जैसे कंसंट्रेटेड ब्लड जो है डिसेंडिंग लिम्ब से पास होता है तो जो भी वाटर का मॉलिक्यूल वहां पे टिश्यू फ्लूइड में मौजूद होते हैं वो इस ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं और सर्कुलेशन के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से 90 to 99% वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी में चला जाता है। मैंने आप लोगों को बताया ये जो ब्लड वेसल्स हैं वाजा रेक्टा जो कि लूप ऑफ फैनले के पैरेलल रन कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1% ब्लड सप्लाई करती हैं, वो भी बहुत स्लो स्पीड के साथ। और ये वाजा रेक्टा के कितने काम होते हैं? दो। एक तो ये नॉरिशमेंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसको? लूप ऑफ फैनले को या नेफ्रॉन को। और दूसरा, हमने जो वाटर निकाला था टिश्यू फ्लूइड के अंदर वो दोबारा फिल्ट्रेट से निकाल के कहाँ लेके जाता है? ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा, उसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें,
जहाँ भी क्वेश्चन हो आप लोग उससे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।